नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज ऑन लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जेडीयू में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अमूमन चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रमों में सबकी नजर रहती है कि कौन सा राजनीतिक दल का कौन सा नेता पाला बदलने को तैयार बैठा है और उसकी क्या महत्वाकांक्षा है। लेकिन जेडीयू का ये मिलन समारोह खास था इस मायने में क्योंकि कोई सियासी नहीं बल्कि बड़ा सरकारी अधिकारी, जी हां, मनीष वर्मा जो उड़ीसा आईएएस कैडर के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने जो जानकारी साझा की गई, नौकरी छोड़कर राजनीति का रुख किया और जेडीयू में जब शामिल हुए तो उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता इस मिलन समारोह में मौजूद रहे। देखिए, जो हाई प्रोफाइल चेहरे नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो जेडीयू से हैं, वो भी इस मिलन समारोह में दिख रहे हैं। मनीष शर्मा का बुके देकर पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। तो राज्य में जो नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री हैं, कैबिनेट के सदस्य, वो भी बुके देकर मनीष वर्मा का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। संगठन के अधिकांश पदाधिकारी इस दौरान मनीष वर्मा का स्वागत करते नजर आए। जो बताया जा रहा है कि आईएएस मनीष वर्मा, जब बिहार में इनकी पोस्टिंग थी, राजधानी में भी इनकी पोस्टिंग थी, नीतीश कुमार के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार के ये भरोसेमंद, नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। और जानकारी ये भी सामने आई है कि बीते लोकसभा के चुनाव में संगठन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में इनकी महती भूमिका रही है। और अब जब खुलकर राजनीति में आ चुके हैं, संगठन का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये संभावना जताई जा रही है कि संगठन में इन्हें कोई निर्णायक भूमिका मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण पद इन्हें संगठन में दिया जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के चूंकि भरोसेमंद माने जाते हैं, तो वो भरोसा अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प है। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे। जिस तरह से मनीष वर्मा का स्वागत हुआ है, मतलब कहें कि जेडीयू के पूरे लाव लश्कर के साथ मनीष वर्मा का संगठन में स्वागत किया गया है, तो ये तस्वीर क्या इशारा कर रही है? सबसे पहले तो संपादक अशोक मिश्रा से यही पूछेंगे। अशोक जी, शायद इससे पहले कोई राजनीति से इतर व्यक्ति अगर राजनीति में शामिल हो रहा हो तो इतनी बड़ी, मतलब भव्य स्वागत कार्यक्रम कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मनीष वर्मा जी 2000 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उड़ीसा कैडर के हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। और यही वजह है कि 2012 में इनको मुख्यमंत्री ने जब लाया था तो मात्र 5 साल के लिए आए। उसके बाद फिर जब इनके कैडर की वापसी उड़ीसा में हुई तो इन्होंने वीआरएस ले लिया। और यानी कि बिहार में अभी लगभग 12-13 वर्षों से वो यहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे। और फिर उनको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य भी बनाया गया। और एक तरह से कहिए कि काफ़ी सालीन वो आईएएस रहे हैं और उन्होंने बिहार की राजनीति को और बिहार की सत्ता के गलियारे को नज़दीक से देखा है। पटना में वो डीएम रहे, पूर्णिया में वो डीएम रहे, तो बिहार की राजनीति के बारे में भी वो जानते हैं। और जब ही आज वो ज्वाइन किए हैं, इसके पहले हालांकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी इन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व संभाला है। और मुख्यमंत्री के साथ जो बेहतर संबंध रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इन पर भरोसा भी काफ़ी करते हैं। यही वजह है कि अब ये अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी कि परोक्ष रूप से नहीं, अब ये खुल्लम खुल्ला राजनीति में आए हैं। नीतीश कुमार के साथ रहने का मतलब ही था कि राजनीति की जो पाठशाला है उसमें पढ़ाई करना। अब वो पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं जदयू के लिए, यानी कि नीतीश कुमार के लिए। और ये उम्मीद की जा रही है, जैसा कि आपने बताया, कि इनको कोई बड़ी जवाबदेही मिल सकती है। चूँकि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार के सामने जो व्यस्तता है और नीतीश कुमार के बारे में जो लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य के कारण है, वैसी परिस्थिति में लव कुश समीकरण से एक बड़े नेता की ज़रूरत थी और उस समाज को एक प्रतिनिधि की ज़रूरत थी जो नीतीश की जो एक तरह से कहिए
उनकी जवाबदेही जो है उसका वो निर्वहन कर सकें, और मनीष वर्मा ये करेंगे। आज भी इन्होंने जिस तरह से अब जदयू में शामिल होने के वक्त उन्होंने जो भाषण दिया है और उन्होंने जो नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों की सराहना की है वो, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं और नीतीश जो बोलते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा कि 2012 में जब मैं आया था तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से भाषण में कहा था कि अगर मैं बिहार को बिजली उपलब्ध नहीं कराऊंगा तो वोट डालने के लिए मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, और 15 आते आते पूरे सूबे में बिजली जो है उसका कायाकल्प हो गया। तो मनीष वर्मा के भाषण से ये साफ जाहिर है। आप तो देखे हैं कि ज्वाइन करने से पहले इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कही है बात, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जदयू में शामिल हो रही हूँ और पार्टी को मुकाम तक 1 नंबर पार्टी बनानी है। तो इसका निश्चित रूप से नीतीश के बारे में भी कहा जा रहा था, और जो उनके आलोचक थे या पार्टी के अंदर भी ये संशय था कि आखिर नीतीश के बाद कौन, सेकेंड लाइन नीतीश जी ने तैयार नहीं किया। मनीष वर्मा उस मामले में आप कह सकते हैं कि नीतीश की बेहतर सोच है। एक तो पढ़े लिखे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, बिहार के बारे में रग रग जानते हैं, शालीन व्यक्ति हैं और प्रतिभावान हैं, और दूसरे नीतीश जी के बिरादरी के भी हैं, यानी कि लव कुश समीकरण के भी। तो वैसी परिस्थिति में अगर नीतीश इनको जवाबदेही सौंपते हैं तो उनके समाज के लोगों का या उनका जो जातीय समीकरण है वो उस वोट का लाभ भी जदयू को मिलेगा। और दूसरी बात है कि 2025 की जो रणनीति बनेगी उस रणनीति में मनीष वर्मा काफ़ी कारगर होंगे। जदयू को अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नीतीश जिस क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं उस क्षेत्रों में कुर्मी का वोट या लव कुश समीकरण का वोट कैसे मिलेगा। अब मनीष वर्मा जब कमान संभालेंगे तो स्वाभाविक है कि उस समाज का वोट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी ललन सिंह और संजय झा ये दोनों भले नीतीश के प्रतिनिधि हों, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि दिल्ली में कोई कुर्मी प्रतिनिधि क्यों नहीं, कोई सांसद क्यों नहीं। तो मुझे जो लग रहा है कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं तो 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा, तो यानी कि कुश को भेजा जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए, ये मेरा कयास है। और जो नीतीश के स्वभाव को हमने देखा है, नीतीश जी के स्वभाव को, तो उसमें हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की जो सीट है 1, उसमें नीतीश हो सकता है कि मनीष वर्मा जी को भेजें, यानी कि लव कुश समीकरण को इस बार राज्यसभा भेजा जा सकता है। चूंकि कोर वोट मुख्यमंत्री जी का वही है, नीतीश जी का वही है, जदयू का वही है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में ये दिखाने के लिए भी कि लव कुश समीकरण के असली एक तरह से कहिए बारिश हम हैं, और उसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा और मनीष वर्मा को दिल्ली भेजा गया। तो ये पार्टी में तुरंत इन्हें कोई बड़ी जवाबदेही मिलेगी, और उसके साथ ही साथ हमें लगता है कि राज्यसभा भी उन्हें भेजा जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र से दिल्ली हस्तिनापुर भेजने की तैयारी नीतीश ने कर ली है, और वो अपने समाज के लोगों के लिए कर ली है, ताकि कोई ये आरोप नहीं लगावे कि ये लव कुश की पार्टी, लव कुश का वोटर इनके साथ है और फायदा दूसरा को मिल रहा है। तो जातीय समीकरण को देखते हुए, काबिलियत को देखते हुए, वफादारी को देखते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरह से मनीष वर्मा को जदयू में शामिल कराया है, आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। जी अशोक जी बने रहिए हमारे साथ। तो मनीष वर्मा से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। मनीष वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं कशिश न्यूज से खास बातचीत में जेडीयू ज्वाइन करने के बाद, वो जरा एक बार सुनते हैं, फिर इस बातचीत को हम आगे भी बढ़ाएंगे। परिवार के सदस्य के नाते जदयू को आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। काम करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और आप देखते हैं कि जो ये पार्टी है सभी धर्मों, सभी जातियों की पार्टी है, सब वर्गों की पार्टी है। ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल हैं, और इनकी जो नीति है, एक शब्द में कहूंगा, न्याय के साथ विकास की जो नीति है, सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए ये अद्भुत नीति है।
और इसके तहत बिहार चल के आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार आगे में इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। और खास करके मैं युवा वर्ग से अपील करूंगा, सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आइए इस परिवार में शामिल होइए और बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार को आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए सब अपना योगदान कीजिए। आप रहेंगे साथ, बिहार बढ़ेगा सबके साथ। जी ये तो कैरियर की बात है। ये तो हमने कोई एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे सदस्यता ली है, कोई बड़ा नेता या कोई नेता की बात नहीं है। सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन जो इनका कद रहा है उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि इन्हें पद संगठन में बड़ा दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं, काम करके दिखा चुके हैं। एक बार फिर अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, सीक्वल का जमाना है, हर फिल्म का अगला पार्ट आता है। ऐसा लग रहा है कि इसका पहला पार्ट कुछ साल पहले देख चुके हैं। एक और बड़े अधिकारी पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी संगठन के लिए, उन्होंने भी काफी कुछ किया, लेकिन फिर विश्वासघात कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आरसीपी सिंह जी के बारे में आप बोल रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे और नीतीश कुमार जी से लंबा उनका साथ रहा। और जब नीतीश कुमार केंद्र में थे तो वो भी साथ में रहे। बिहार में 2005 में जब सरकार आई नीतीश कुमार जी की, यानी कि एनडीए गठबंधन की, तो आरसीपी रहे साथ में, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। आरसीपी को एक तरह से कहा जा रहा था कि जदयू की विरासत भी मिलेगी, यानी कि नीतीश कुमार के बाद आरसीपी ही होंगे। और उनको कहा भी जा रहा था कि ये आरसीपी जो है सो सुपर सीएम है। लेकिन हुआ क्या, आरसीपी हड़बड़ा गए। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने दे दी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब शामिल होने की बात आई तो आपको पता होगा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि कम से कम 2 हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हों सदस्य, लेकिन आरसीपी उस वक्त नहीं माने और अकेले चले गए और ललन बाबू को छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ, आरसीपी कोई पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप समझ लीजिए कि जदयू में नीतीश कुमार की हैसियत क्या है और एनडीए में नीतीश कुमार की हैसियत क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको बेदखल किया गया। जो ही मंत्री हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटा करके ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इतना ही नहीं, आरसीपी को राज्यसभा का फिर से टिकट नहीं मिला। टिकट ही नहीं मिला, उन्हें पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया। हालांकि पिछले दिनों चर्चा थी, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में आरसीपी कहीं सक्रिय नहीं दिखे और ये चर्चा थी कि वो फिर से जदयू में वापस होना चाहते थे। उन्होंने हरी झंडी भी दी, उन्होंने संपर्क भी साधा, लेकिन नीतीश कुमार ने दरवाज़ा जब बंद कर लिया तो आरसीपी के लिए खिड़की भी नहीं खुली। और परिणाम क्या हुआ कि आरसीपी की जगह पे मनीष वर्मा आ गए। अब ये कोई नहीं कह सकता कि आरसीपी को अगर नीतीश कुमार ने नेगलेक्ट किया तो फिर लाया किसे। इसलिए नालंदा के, बिहार शरीफ के मनीष वर्मा भी हैं, स्वजातीय भी हैं, आईएएस भी हैं, पार्टी के नीतीश जी के वफादार भी हैं और बेहतर अधिकारी भी हैं। वैसी परिस्थिति में नीतीश ने जो चुना है, या यूँ कह सकते हैं कि नीतीश के तर्कस में कौन कौन से तीर हैं, शायद ये पता नीतीश को भी नहीं रहता है कि कब वो कौन सा तीर निकाल दे। ललन जी को मंत्री पद दे दिया गया। आरसीपी और ललन जी में मंत्री पद को लेकर के ही विवाद था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लिया गया। संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अब मनीष वर्मा आ गए हैं तो यकीन मानिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की जवाबदेही अब मनीष वर्मा को मिलेगी। संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर या जो भी हैं वो तो नीतीश कुमार के हैं ही, लेकिन एक लव कुश समीकरण का भी आदमी दिल्ली में रहना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार ने ये काम कर दिखाया। और इस बार एनडीए गठबंधन, अगर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नीतीश हड़बड़ी में भी कोई फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन हमने देखा है कि नीतीश ने आरसीपी के मामले में आरसीपी को राज्यसभा का सदस्य बनाया, पार्टी संगठन की जिम्मेवारी भी दी। तो इसलिए पार्टी की जिम्मेवारी देने के बाद या पार्टी की जिम्मेदारी देने के पहले राज्यसभा भी मनीष वर्मा जी को भेजा जा सकता है। और वैसी परिस्थिति में एनडीए ये कोशिश करेगी कि उसका जो लव कुश समीकरण है, यानी कि कुशवाहा पर जो जाल फेंका है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने, तो नीतीश ने अपने घर को ठीक किया, यानी कि
लव को ठीक किया और कुश को बीजेपी ठीक कर रही है उपेंद्र कुशवाहा को भेज करके, ताकि बिहार विधानसभा का जो 2025 में चुनाव होने वाला है उस चुनाव में लव कुश समीकरण पूरी तरह से एकजुट रहे, इसकी तैयारी उन्होंने कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो नीतीश के तर्कश से ये एक और तीर निकला है, लक्ष्य पर पहुंचने वाला है। लक्ष्य है 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना। तीर और कितने लक्ष्य उस निशाने तक पहुंचने से पहले भेदती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। झारखंड में भी कुछ महत्वपूर्ण हलचल हुई है, बड़े फैसले सरकार के मंत्री ले रहे हैं पदभार ग्रहण करने के बाद, उससे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।